Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Law Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो है बात करेंगे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कल का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो वाला कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जो कि था फ्री कंसेंट के बारे में। अब हम लोग जो है इसके आगे के जो चीज़ें हैं उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिटेल में जो है समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो ये वाला हम लोगों ने जो है कल डिस्कस कर लिया था बाय फ्री कंसेंट वाला पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्री कंसेंट कब कब होता है, जब उसमें कोर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और कोई मिस्टेक ना हो। जब इन सब से फ्री होता है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले पार्टी ने अपना कंसेंट फ्रीली दिया है। उसके बाद हम लोग जो है अब जो हम इस वाले सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है मेजॉरिटी की एज, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड, इनको जो है आगे समझेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है थर्ड पॉइंट जो है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये थोड़ा सा लेंदी है हमारा, तो इसको जो है हम लोग मंडे वाले सेशन के अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है सर्टेन और पॉसिबल परफॉर्मेंस, ये भी आज के में डिस्कस कर लेंगे। और सिक्स्थ वाला पॉइंट पे विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक पहले वाला हम लोगों ने कल कर लिया था, और जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मंडे को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पार्टीज है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा आता है सेक्शन नंबर 11 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 जो है वो डील करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज से। तो सेक्शन 11 के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है कि पार्टीज जो हैं वो इन 3 क्राइटेरिया में फॉल करनी चाहिए, यानी कि सबसे पहला बी ऑफ मेजॉरिटी एज, बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मेजॉरिटी एज की अगर हम लोग बात करें, जो कि हमारा पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है, वो पर्सन जिसकी एज जो है 18 ईयर्स हो चुकी है, यानी कि 18 प्लस जो बंदा है वो हो जाएगा हमारा मेजर। ठीक है, और अगर बिलो 18 ईयर है, बिलो 18 ईयर्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। और एक माइनर के साथ में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट जो है वो होता है वॉइड। ठीक, एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये वाली चीज है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि 18 साल की एज जो है वो अटेन कर चुका है तो उसके पास में लीगली ये राइट है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस सकता है। लेकिन अगर वो एक माइनर है तो फिर उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है वॉइड। ठीक, जो कि हमारा दिया हुआ है सेक्शन नंबर 10 में, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ठीक है, माइनर के साथ में अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर घुसते हैं, तो वो हमारा वॉइड हो जाता है। अब जैसे कि मान लो एक 17 साल का बच्चा है, ठीक है, यानी कि ए है, ए की एज जो है वो 17 साल है, और वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। ठीक है, एक मान लो लोन एग्रीमेंट है, एक लोन एग्रीमेंट पे वो साइन कर देता है, तो ये वाला जो उसका एग्रीमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेजर नहीं है, उसने जो है 18 साल की जो एज है उसको, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे ये आ जाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है, जो कि हमें, अगर हम लोग LLB कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। LLB के अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कि लॉ एंट्रेंस हो गए, जैसे क्लैट हो गया, CUET हो गया, उसमें भी कई बार जो है ये वाला इस कॉन्टेक्स्ट में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट केस था मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास। इस वाले केस में भी कोर्ट ने यही वाली चीज़ बोली थी कि अगर किसी माइनर के अंदर कोई माइनर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी
वॉइड एब इनिशियो, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका वॉइड ही रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो हमें इस वाले केस के अंदर बोली गई थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है साउंड माइंड। किस इंसान को हम लोग जो है साउंड माइंड का कहेंगे, या फिर ये चीज बोलेंगे कि ये जो है साउंड माइंड का नहीं है, यानी कि अनसाउंड माइंड का है। तो उसके अंदर क्या चीज आती है कि जो पर्सन जो है उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना दिमाग उसके अंदर होना चाहिए कि उसको ये चीज पता हो वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या नेचर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या चीज उसको मिलेगी, क्या चीज उसको देनी है। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको हर एक चीज की नॉलेज हो, या फिर वो उस पोजीशन में हो कि वो समझ पाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जो है मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे साउंड माइंड का पर्सन। दूसरी क्या चीज बोली गई है कि मस्ट बी एबल टू मेक रेशनल डिसीजंस, यानी कि उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या चीज जो है वो तुम्हें फुलफिल करनी है, कौन से क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या तुम्हारा कंसीडरेशन रहेगा, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस मेंटल स्टेट में वो बंदा जो है वो होना चाहिए। क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है, यानी कि वो मेंटली इल है, तो वो जो है इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। यानी कि जैसे कि कई लोग होते हैं जो इंसेन होते हैं, लाइक पागल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी उसको मेंटली जो है बीमारी है जिसमें वो चीज़ों को भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है, या फिर अच्छा या बुरा या किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि अगर किसी कोई भी इंसान मतलब शराब के नशे में है, या उसने जो है कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह लिए गए हैं जिससे कि वो अपने उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो समझ पाए कि वो किस चीज़ के लिए हाँ कर रहा है, किस चीज़ के लिए ना कर रहा है, किस कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है, किस एग्रीमेंट के अंदर वो घुस रहा है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, उनको समझने की अगर वो उसमें कंडीशन में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है, और वो भी किस वजह से कि उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, यानी कि उसको कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं, या उसने खुद से लिए हैं, या फिर उसने ड्रिंक कर रखी है, या कुछ भी ऐसा है। ठीक है, यानी कि पहला तो था हमारा मेंटली इल नहीं होना चाहिए, सेकेंडली इंटॉक्सिकेटेड। तो अगर ये इन दोनों क्राइटेरिया में वो फॉल कर रहा है देन ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास आता है थर्ड इसका, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि लॉ के अंदर यानी कि लीगली वो इंसान क्वालिफाइड होना चाहिए। इस चीज के अंदर हमारे पास जो है वो ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला एलियन एनिमीज, यानी कि अगर मान लो इंडिया है, इंडिया का किसी के साथ में वॉर चल रहा है, सपोज कि हमारा चाइना के साथ में चल रहा है, तो अगर किसी इंडियन ने किसी चाइनीज इंसान के साथ में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वॉर के टाइम पे वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, कोई भी उनके बीच में कोई एग्रीमेंट उसके आगे चलता ही नहीं है, क्योंकि वो वॉर की उसमें कंडीशन में होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनसे मतलब हमारा कंट्री का वॉर चल रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं एलियन एनिमीज। ठीक है, उनके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी जो कि बैंकक्रप्ट है, यानी कि दिवालिया जिसको बोलते हैं, कि बैंक ने जो है अगर उसको बैंकक्रप्ट घोषित किया हुआ है तो वो भी जो है आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। थर्ड हमारा आता है कन्विक्ट्स वाला। कन्विक्ट्स मतलब कि वो लोग जिनको की कोर्ट ने कोई सेंटेंस दिया हुआ है, वेदर इट इज डेथ सेंटेंस, या फिर मतलब उसने कोई मर्डर कर दिया है तो उसको 10-15 साल की सजा हो गई है, रेप वाले केसेस हो गए, जैसे जिनके अंदर सजा जो है बहुत ज़्यादा होती है, कि अब वो जेल में बैठ के तो वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा नहीं, क्योंकि वो तो इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो अगर ये वाले जो तीन लोग हैं, इन तीन क्राइटेरिया को जो है हम लोग बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड टू बाय लॉ। ठीक है, तो ये सारे के सारे नहीं हो सकते। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर वो जिस कॉन्ट्रैक्ट की वो बात कर रहे हैं अगर वो इलीगल है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज घुस रही है, अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी कि पूरी जो पब्लिक है हमारी या फिर जो कंट्री है हमारी, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है ना, कंसिडरेशन हो गया या कोई एक्ट हो गया, अगर उसके अगेंस्ट है और वो कोई इंसान जो है उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है, ठीक है, या फिर
अगर वो हाँ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या फिर वो इलीगल है कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी को डिटेन करना है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो इलीगल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा जो एक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो ये वाले 3 पॉइंट्स हमारे आते हैं, हु आर कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला जो एज ऑफ मेजोरिटी था, कि कोई भी इंसान अगर माइनर है तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया अनसाउंड माइंड वाला, यानी कि अगर अनसाउंड माइंड का कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा। तीसरा पॉइंट, अगर वो लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो वो भी हमारा नहीं हो पाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्पिटेंसी का पार्ट। फिर हम लोग आते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पे, जो कि है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऑब्जेक्ट जो होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो भी लॉफुल होनी चाहिए, और जो कंसिडरेशन हम लोग तय करते हैं वो भी हमारी लॉफुल होनी चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें ये हमारी आती है सेक्शन 23 और 24 में। सेक्शन 23 जो है वो हमारा बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। सेक्शन 24 में ये चीज़ बताई गई है कि अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा या फिर वॉइड होगा, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन को, कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले लॉफुल कंसिडरेशन पे जाने से पहले हम समझेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। हालांकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कंसिडरेशन एंड ऑल, बट एक बारी फिर से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। कंसिडरेशन हमें दिया गया है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन की एक डेफिनेशन दी हुई है। उसके बारे में बताया हुआ है कि कंसिडरेशन बेसिकली होता क्या है। तो क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के लिए जो चीज़ सामने वाला बंदा आपको दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। ठीक है, कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको अगर इलीगल बता दिया है तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, पॉसिबल होनी चाहिए। कोई भी इम्पॉसिबल या वेग चीज़ को आप लोग एज ए कंसिडरेशन नहीं वो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो या तो हमारी कंट्री के लिए या फिर हमारी आम जनता के लिए वो चीज़ गलत हो। ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी ऐसा। तो ये वाली जो 3 पॉइंट्स है ये हमारा लॉफुल कंसिडरेशन में फॉल करता है, कि लीगल होनी चाहिए, पॉसिबल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसका जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो वो क्या है, कुछ भी गुड्स जो है सेल करना मनी के लिए। अब इन गुड्स के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए, वो गुड्स लीगल होने चाहिए। ओके, और तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए पार्टी है, ए बी को बोलती है कि मैं आपको अपनी स्कूटी जो है वो 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, बेचना चाहता हूँ। बी बोलता है कि ठीक है मैं 50,000 रुपये में आपकी स्कूटी खरीद रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, कंसिडरेशन हो गए 50,000, तो ये लॉफुल है। ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्कूटी है। ठीक है, स्कूटी खरीदना या स्कूटी बेचना इज नॉट इलीगल। ये पूरा कंप्लीट जो है ये सारी चीज़ों को कर रहा है जस्टिफाई। लीगल, लीगल है। पॉसिबल, पॉसिबल भी है 50,000 रुपये देना स्कूटी के लिए। नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कहीं से भी ये पब्लिक को हार्म नहीं कर रहा है, या ना ही हमारी कंट्री को हार्म कर रहा है, ना ही स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है। तो एक सिंपल सा लॉफुल कंसिडरेशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग आते हैं हमारे अनलॉफुल कंसिडरेशन के एग्जाम्पल पर। इसके अंदर क्या है कि अगर मान लो एक इंसान ने दूसरे इंसान को ये चीज़ बोल ली है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, और तुम जो है सी जो पर्सन है उसका मर्डर कर दो। ठीक है, या फिर उसको किडनैप कर लो, ये वाली चीज़ें अगर वो बोल रहा है तो ये हो गया अनलॉफुल। क्योंकि जो कंसिडरेशन है, जो चीज़ तुम सामने वाले पर्सन से मांग रहे हो वो एक क्रिमिनल एक्ट है। किसी को किडनैप कर लेना, किसी का मर्डर कर देना या किसी को हार्म पहुंचा देना, दिस ऑल फॉल्स अंडर इंडियन पिनल कोड, और ये क्राइम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी BNS भी मान सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर भी ये सारा क्राइम है। तो आप जो है ऐसे कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। एक
प्रॉपर वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ भी अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोग आते हैं अपना लॉफुल ऑब्जेक्ट के पास। लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्जेक्ट है वो भी लीगल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए और ना ही पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होनी चाहिए। लीगल तो हम लोगों ने इसके अंदर देख ही लिया था कि कुछ भी चीज़ जो है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझे 50,000 रुपये दो, मैं सामने वाले का मर्डर कर दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इमोरल नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या चीज़ है कि फ्रॉड वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका एक जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है उसका एग्जाम्पल क्या है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपनी कार सेल करने का। ठीक है, कि मैं अपनी कार जो है वो किसी को देना चाह रही हूँ 5 लाख रुपए में। सामने वाली पार्टी ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़ कि ठीक है मैम, हम आपकी कार ले रहे हैं और हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसके अंदर ना तो कार खरीदना या बेचना, वही स्कूटी वाला सीन है, कार को खरीदना या बेचना जो है वो इलीगल नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, और ना ही उसका कंसिडरेशन, ना ही उसकी ऑब्जेक्ट इलीगल है। कार इज़ क्वाइट फाइन। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अनलॉफुल वाले एग्जाम्पल पर कि जिसके अंदर ये वाली चीज़ बोल दी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसी चीज़ के लिए है कि स्मगलिंग वगैरह कर रहे हो। जैसे कि मैं जो है किसी को ये चीज़ बोल दूं कि मैं यार तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगी और तुम जो है मेरे को गांजा ला के दे दो, चरस ला के दे दो। अब ये वो वाली चीज़ें हैं, मैरिजुआना जो है वो एक इलीगल ड्रग है इंडिया में। तो अगर मैं उस चीज़ को खरीद रही हूँ या उस चीज़ को बेच रही हूँ तो मतलब वो अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों चीज़ें हमारी लॉफुल होनी चाहिए। अगर कुछ भी इनमें से अनलॉफुल है, कुछ भी ऐसा है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर वो इलीगल है, या फिर वो इमोरल है, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, या पॉसिबल नहीं है वो काम करना कि मतलब मैं ये चीज़ बोल दूं कि यार मैं तुम्हें ना 1 लाख रुपए दूंगी, जाके चांद पे जाके और फिर वापस आ जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेग। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, सर्टेन एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस, जो कि हमारा आता है सेक्शन 29 और 56 में। सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 56 जो है वो हमारा बात करता है सर्टेन और पॉसिबल परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्टेन परफॉर्मेंस की। इसका क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, सर्टेन, परफॉर्म्ड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्स्ड। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि क्लियर कट पता हो सामने वाले बंदे को कि किस चीज़ की अदला बदली हो रही है, क्या कंसिडरेशन है, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ सर्टेन होनी चाहिए, क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, या फिर वो परफॉर्म करने के लायक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसा ना हो कि मतलब वो इलीगल वगैरह हो, इलीगल अगर होगी तो वो इन्फोर्स नहीं होगी, यानी कि इन्फोर्स करने के कैपेबल हो। ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है सर्टेन परफॉर्मेंस की, जो कि हम लोगों को मिलेगी सेक्शन नंबर 29 में। यानी कि सेक्शन जो 29 है वो हमारा डील करता है सर्टेन परफॉर्मेंस से, और पॉसिबल परफॉर्मेंस सेक्शन 56 में आ जाती है। ये हो गया हमारा सर्टेन। फिर उसके बाद जो है ये 2 पॉइंट्स आते हैं, अगर टर्म्स में एम्बिग्विटी है, यानी कि अगर टर्म्स में कुछ भी वेग है, ऐसे ही हवा में चीज़ें बोली हुई है कि मैं आपको कुछ चीज़ दूंगी या फिर मैं आपको कुछ किलो जो है चीनी दूंगी और उसके बदले में आप मेरे को कुछ पैसे दे देना, तो इसके अंदर जो है वैल्यू दोनों ही चीज़ों की वो डिफाइंड नहीं है। मैंने तो ये चीज़ बताई नहीं मैं आपको कितने किलो या कितने टन जो है चीनी दूंगी, उसके बदले में आप जो है मुझे कितना अमाउंट पे करोगे, कुछ भी चीज़ें नहीं बताई गई है। अगर ऐसी कोई वेग वैल्यू है, ऐसी कोई एम्बिग्विटी है उसमें, तो उसका मतलब ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो हमारा वॉइड है। ठीक, ये हमारा आता है सर्टेन में। दूसरी चीज़ क्या आती है, परफॉर्मेंस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। जो परफॉर्मेंस है ना वो वाली चीज़ भी हमारी स्पेसिफिक होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो मैं ये वाली चीज़ बोलती हूँ कि मेरे को जो है 500 किलो चीनी चाहिए,
ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको 1000 रुपये दे रही हूँ, ठीक है, 500 किलो चीनी के जितना बनता है आप देख लो, 1000 से हम लोग लेके चलते हैं कि मैं आपको 1000 रुपये दे देती हूँ, ठीक। तो उसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक भी है और डेफिनेट भी है उसकी परफॉर्मेंस करना, ठीक है, ये वाली चीज़ होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं अगर तुम्हें 100 किलो चीनी 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये सर्टेन है सारी चीज़ें। 100 किलो चीनी की बात हुई है, पर केजी 50 रुपए मांग लिए हैं उसने, तो इसमें कुछ भी वेग नहीं है, कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज मतलब या फिर ऐसा नहीं कुछ भी मांग लिया गया है कि जिसको कि सामने वाली पार्टी परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। अगर वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक सर्टेन परफॉर्मेंस वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग है। फिर हम लोग आते हैं हमारे पॉसिबल परफॉर्मेंस पर। पॉसिबल परफॉर्मेंस जो है सेक्शन नंबर 56 कवर करता है। उसकी क्या चीज़ डेफिनेशन दी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग फिजिकली एंड लीगली, ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो फिजिकली और लीगली परफॉर्म करने के काबिल हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल परफॉर्मेंस। ना तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ बोली गई हो कि इस काम को करना इलीगल है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बीएनएस के अंदर तो उसके लिए उसको जो है क्राइम बताया हुआ है और आप जो है उसको परफॉर्म करने चल रहे हो, या आप उसके लिए एक एग्रीमेंट में घुस रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा लीगली। और फिजिकली मतलब कि वेग नहीं होना चाहिए, कुछ भी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए उसको उस परफॉर्मेंस को करना, ठीक है। अगर इम्पॉसिबिलिटी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब परफॉर्मेंस में अगर इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो लीगली हो, अगर ये दोनों चीज़ें अगर आ जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है वॉइड। फिर होता है पॉसिबिलिटी जो है दो टाइप की होती है, फिजिकल और लीगल। अब जैसे कि मान लो यही है कि कोई जो है ये वाली चीज़ बोल दे कि भाई तू चांद पे जाके वापस आ जा, बिना किसी चीज़ के, कि तुम्हारे पास में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम लोग जो है चांद पे जाके और वापस आ सको। और फिर कोई सामने से ये चीज़ बोल दे कि यार अगर तू चांद पे जाके वापस आएगा ना तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ये कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये वॉइड है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो उसने करने के लिए बोली है ना, वो चांद पे जाने वाली जो बात बोली है वो करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो है पॉसिबल परफॉर्मेंस अगर इसमें चीज़ में नहीं है, इस एग्जाम्पल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए सर्टेन परफॉर्मेंस प्लस पॉसिबल परफॉर्मेंस दोनों ही हमारी चीज़ें होना ज़रूरी है। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले उस पे। आगे जो है हमारा था कि ये हमारा बेसिकली ना लास्ट स्टेप है, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बीच का जो एक स्टेप है वो हम लोगों ने मिस किया है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, तो हम उसको अगली वाली क्लास में कवर कर लेंगे। ये लास्ट स्टेप था हमारा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दोनों पार्टीज के बीच में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो जो है एक लीगल रिलेशन आपस में क्रिएट कर रहे हों। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए पार्टीज का इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं दोनों पार्टीज। यानी कि अगर ए ने ये वाली चीज़ बोली है बी को कि मैं आपको अपना घर जो है वो 1 करोड़ रुपए में बेच रहा हूँ, और बी ने एग्री किया है, बी ने अपना एसेंट दिया है, बी ने एक्सेप्ट किया है कि मैं आपका घर जो है वो 1 करोड़ रुपए में खरीदता हूँ, तो इसके अंदर क्या है कि दोनों जो पार्टीज है ना, ए और बी, उन दोनों के बीच में एक इंटेंशन है कि वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है, एक एग्रीमेंट करे। तो इसलिए दोनों ही पार्टीज के बीच में जो है एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट हमारा तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज के बीच में ये इंटेंशन होगी कि दे आर गोइंग टू हैव अ लीगल रिलेशन बिटवीन देम। दूसरा क्या है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड बाय द एग्रीमेंट। सेम चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से बोली हुई है। दोनों के दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्रीमेंट में लीगली बाउंड होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है
कि अगर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन अगर दोनों पार्टीज की नहीं है, तो वहां पर इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, अगर इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब जैसे कि दोनों चीज़ों के हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इंटेंशन है तो उसका एग्जाम्पल, नहीं है तो उसका एग्जाम्पल। सबसे पहला अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो उसमें ये है कि अगर मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, वो मेरे को आके ये वाली चीज़ बोले कि चल यार डिनर करने चलते हैं, ठीक है, मैं मना कर दूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके कोर्ट में ये चीज़ बोल देगी कि यार मैंने ना जज साहब मैंने तो इसको ये वाली चीज़ बोली थी कि ये मेरे साथ जो है डिनर पे चलेगी, इसने उस दिन तो हाँ कर दी लेकिन बाद में ये जाने के टाइम पे मना कर रही है। इस वाली बात के अंदर, इस वाली चीज़ के अंदर क्या था कि मेरा और मेरी उस फ्रेंड का एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था ही नहीं। तो कोर्ट भी यही चीज़ बोलेगा कि आप लोगों ने ये तो यारी दोस्ती के अंदर बात बोली थी। अब आप कोर्ट में आके ये चीज़ नहीं बोल सकते, आप लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि आप लोगों के बीच में वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी, इसलिए। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट। मान लो कि मैं हूँ, मेरे पास में एक 500 गज का प्लॉट है, मेरे को वो प्लॉट जो है आगे बेचना है। तो मैं एक दूसरी पार्टी से बात करती हूँ कि यार मेरा ये 500 गज का प्लॉट है और ये मैं आपको जो है 1 करोड़ में बेचना चाह रही हूँ या 75 लाख में जो है बेचना चाहती हूँ। सामने वाली पार्टी ने बोला कि ठीक है 75 लाख में हम जो है आपका ये प्लॉट खरीद रहे हैं। तो इस वाले सिनेरियो में क्या चीज़ है कि मेरी और सामने वाली जो पार्टी है, हम दोनों के बीच में ना एक इंटेंशन है कि हम लोग जो है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करें। ठीक, अब क्या चीज़ है, अगर मान लो मैं उससे वो 75 लाख रुपीज़ लेके और फिर अगर मैं उसको अपना प्लॉट उसके नाम नहीं करती हूँ, तो जो दूसरे वाली पार्टी है उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके उस चीज़ को इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि हम दोनों का इंटेंशन था एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो ये वाली चीज़ है कि अगर मान लो एग्रीमेंट है किसी प्रॉपर्टी को बेचने का, तो हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग है। ये थे हमारे सारी चीज़ें। एक बारी फिर से देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को ताकि आप लोगों को याद रहे। हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है यही डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, तो फ्री कंसेंट वाला कल वाली क्लास में हमारा हो गया। आज हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी को किया है कवर, फिर लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट को किया है, फिर किया है सर्टेन एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस को, फिर 6th पॉइंट था हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये 4 पॉइंट जो है ये हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी को देखा था कि कौन कौन सी जो है पार्टीज वो कॉम्पिटेंट होती है। सबसे पहला मेजर होना चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए यानी कि साउंड माइंड का हो, और तीसरा था जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया था। एक केस लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का, जिसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि माइनर के साथ में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन में हम लोगों ने देखा था कि कंसिडरेशन जो है वो लीगल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था लॉफुल ऑब्जेक्ट का। लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी कि वो जो है लीगल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये वाली चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली थी। फिर आता है हमारा सर्टेन और पॉसिबल परफॉर्मेंस वाला पार्ट। सर्टेन परफॉर्मेंस के अंदर क्या था कि उसके अंदर जो वैल्यू है, जो नेचर है, जो टर्म्स है, वो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वो वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी क्लियर, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्स्ड एंड परफॉर्म्ड। अगर ये वाली चीज़ें नहीं है, कुछ भी वेग है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वॉइड। ठीक, परफॉर्मेंस जो है वो स्पेसिफिक और डेफिनेट होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था पॉसिबल परफॉर्मेंस वाला पार्ट, जिसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि जो भी वो है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैपेबल होना चाहिए फिजिकली और लीगली परफॉर्म करने के। ठीक है, पॉसिबल परफॉर्मेंस को वही चीज़ बोलते हैं कि लीगली प्लस फिजिकली
वो पॉसिबल होना चाहिए कि उसको परफॉर्म किया जा सके। इम्पॉसिबिलिटी अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। और अब हमने जो है इसका एक एग्जाम्पल देख लिया था। फिर हमारे पास आता है इंटेंशन वाला पॉइंट कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये वाली चीज़ हम लोगों ने देखी थी, यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो जो है लीगली रिलेशन एक क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हवा में कुछ भी चीज़ें हो रही है। जैसे कि अगर मान लो इंटेंशन नहीं है ना उनकी कुछ भी मतलब ऐसा परफॉर्मेंस ना करने की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। इसका ना हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर मान लो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीज़ है तो वो भी नहीं होगी। पॉलिटिकल अगर कोई एग्रीमेंट है कि किसी पॉलिटिशियन ने आके जो है आपको बड़े बड़े वादे कर दिए और आपने उसके लिए उनको वोट दे दिया, वोट देने के बाद वो जब बन जाते हैं MP MLA या PM ही बन जाते हैं, CM बन जाते हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद में अगर काम नहीं करते तो यू कैन मूव टू द कोर्ट, कि कोर्ट में जाके आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे और अब जो है ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं, अब ये उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। तो वो भी जो है हमारा वो, क्योंकि पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हम लोग देखते हैं, उसमें ना दोनों पार्टीज़ के बीच में ना कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करें। इस वजह से वो सारे होते हैं अनइन्फोर्सिएबल हो जाते हैं, अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए थे। तो यहाँ पर होता है हमारा सेशन एंड, ठीक है। अब हम जो है अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें जो हमारा वो एक पॉइंट बच गया है वॉइड वाला, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में कुछ भी ना गलत नहीं होना चाहिए बस आपका, ठीक है। चलिए, तो फिर बाकी के क्लासेस भी आप देख लीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ में, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट लो बहुत ही ईजीली कंप्लीट हो जाए और आपके क्वेश्चंस परफॉर्म करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो है ईजिली कर पाओ उन चीज़ों को, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर है ना तो फिर आप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। Thank you very much and all the very best for your exam.